नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या की, तो टोटल स्ट्रेंथ जो मेंबर है आपकी राज्यसभा में वो कितने हैं, 250 है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये जो है वो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य होते हैं। लेकिन जो हमारी राज्यसभा है वहाँ पर वर्तमान में कितने सदस्य बैठते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य बैठते हैं, लेकिन अधिकतम जो सदस्य राज्यसभा में बैठते हैं ये आपको जरूर याद रखना है, 250 बैठते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है। तो जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 250 में 12 जो चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। लेकिन साथियों, क्वेश्चन एक बार फिर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि आपके 238 सदस्य कहाँ से चुन के आता है। तो 238 सदस्य जो चुनकर आते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों चुनकर आते हैं, और 12 सदस्य जो चुनकर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो संसद है उसके कितने सदन है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो हम दे रहे हैं आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। एवरी शनिवार को, एवरी सैटरडे आपका रहने वाला है साप्ताहिक टेस्ट, वीकली टेस्ट। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो, और 5 टीचर इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं, 7876145409। 20 दिसंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है, तो 7876145409 इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर संसद के 2 सदन हैं, एक है आपका राज्यसभा, एक है लोकसभा। देखिए, संसद की बात जो की जाती है वो आर्टिकल नंबर 79 में की जाती है, लेकिन जो राज्यसभा है उसकी बात किस अनुच्छेद में की जाती है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है वो किसकी बात करता है, राज्यसभा की बात करता है, और 81 जो है वो लोकसभा की बात करता है। लेकिन अभी हम राज्यसभा के बारे में ही पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा की बात करता है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन बोलते हैं परमानेंट हाउस होता है। स्थायी सदन का मतलब होता है कि परमानेंट हाउस होता है, मतलब इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपकी उम्र जो है लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो राज्यसभा कि अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर जो है वो राज्यसभा की कितनी सीटें है। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन आया था कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोअर हाउस है, एक आपका उच्च सदन है, एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। तो राज्यसभा को क्या, कौन सा सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राज्यसभा है उसको क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को बड़ों का सदन भी कहा जाता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, व्हेन यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो एस्टैब्लिश किया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर 1945 को आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछता है कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था तो इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया। तो इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका
न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर जो आपका यूएनओ का है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इस बात को साथियों आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है इसमें कुल कितने देश है, तो इसमें टोटल 193 देश है साथियों। इस बात को भी आपने बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर आप बोल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है, इसका 193वां देश कौन बना है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां देश बना है साथियों, वो बना है दक्षिण सूडान। कौन बना है आपका, दक्षिण सूडान जो है, दक्षिणी सूडान जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193वां देश बना है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथ ही बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसके 6 अंग हैं, लेकिन वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो 5 अंग काम कर रहे हैं। आज हम सिर्फ 2 अंग की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। पटवारी की पेपर में इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है साथियों, इसका उपनाम क्या है। तो पहला तो आप बोलेंगे इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। साथीगण क्या कहते हैं इसको, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अच्छा, दुनिया का पुलिसमैन तो इसको कहा ही जाता है। इसके अलावा इसमें कुल कितने देश है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद इसको हिंदी में कहते हैं, इसमें टोटल 15 देश है। 15 में 10 देश है आपके कौन से, अस्थायी बोलते हैं, नॉन परमानेंट, जिनके पास वीटो पावर नहीं है। लेकिन 5 देश ऐसे हैं जो कि स्थायी देश है। अब क्वेश्चन बहुत घुमा के ये पूछा जाता है कि जो 5 देश जो कि आपके स्थायी है, परमानेंट कंट्रीज है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की, वो कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। अमेरिका, ट्रिक है इसके लिए, ABCFR से, ABC फिर से का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। तो 5 देश ऐसे हैं जो कि जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये कैसे देश है, स्थायी देश है आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है कि यूएनओ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो यूएनओ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, तो यूएनओ की जो महासभा है उसको क्या कहा जाता है, लघु संसद के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि अगर कोई भी देश सुरक्षा परिषद में नया जोड़ना है तो वो कौन जोड़ता है, तो नए सदस्यों को शामिल करने का काम भी जनरल असेंबली का है, सुरक्षा परिषद की महासभा का। अगर किसी भी देश को नया सदस्य बनना है, किसका, महासभा का, तो भैया कौन बनाएगा, तो यूएनओ की महासभा बनाएगी। इस बात को आपने डिटेल से, मतलब कि सुरक्षा परिषद में कोई भी देश आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है तो कौन वो बोलेगा, तो महासभा ही उसको सेलेक्ट करेगी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। और एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके वर्तमान में महासचिव कौन है, तो वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम, ये पुर्तगाल से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की है। देखिए, भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। इस बात को मेरे भाई बहन आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई, लेकिन आप ये बताइए कि जो योजना आयोग है वो कब बना था। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और जब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना भारत में होती है तो उस समय भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या थे, भारत के उस समय क्या थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है साथियों कि नीति आयोग की स्थापना सर कब की गई, तो याद रखना है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग जब से बना इसके एक ही अध्यक्ष है, भारत के प्रधानमंत्री। 2014-15 के बाद आप जानते हैं कौन है, श्री नरेंद्र मोदी ही 2015
के बाद भारत के लगातार तीसरे बार अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को ये बात डिटेल से याद रखनी है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, बात करें आपका नीति आयोग एक किस प्रकार का निकाय है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, एक प्रकार का सलाहकार निकाय मैं इसको कहूँगा। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो आपके के सुमन बेरी है। कौन है आपका? के सुमन बेरी क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। के सुमन बेरी कोई लड़की नहीं है, लड़के हैं, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो है आपके कौन, तो उनका नाम है आपका BVR सुब्रमण्यम। ये नाम भी आपको जरूर याद रखना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो आर्टिकल नंबर 280 भारत का फाइनेंस कमीशन की बात करता है। वर्तमान में जो है वो 16वें वित्त आयोग की स्थापना हो चुकी है। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल 280 के तहत तो सर आता है, लेकिन आप ये बताइए कि 16वें वित्त आयोग की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो 16वें वित्त आयोग की स्थापना 31 दिसंबर 2023 को की गई, और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन देखो पटवारी में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरे चांस है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो है भाई डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। और 16वां वित्त आयोग जो है वो 1 अप्रैल 2026 से जो है वो अगले 5 साल तक काम करेगा। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बहुत बेहतरीन है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। और 16वें वित्त आयोग में वित्त आयोग जो होता है उसमें 1 अध्यक्ष होता है और 4 उसके साथ अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 280 किसकी बात करता है? वित्त आयोग की फाइनेंस कमीशन की बात करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन साथियों परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन भारत का है जिसको लघु संविधान कहा जाता है, तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन की, तो ये संशोधन जो है वो 1976 का है। और अगर बात करें इस संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, और इसको इंदिरा गांधी संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, या इंदिरा गांधी का संविधान भी इसको कई बार कह दिया जाता है, या फिर इसको लघु संविधान, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से तो 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। और साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1976 में। साथियों, संविधान संशोधन का मतलब हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो रहा है कि संविधान में क्या हो रहा है, अमेंडमेंट का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब कि संविधान में कुछ बदलाव हो रहा है। और बदलाव भी कैसा? जैसे कि आपका प्रस्तावना में यहाँ पे 3 नए शब्द जोड़े गए। अब कौन से जोड़े गए वो मैं इसके बाद आपको डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित ही आ रहा है। आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मौलिक कर्तव्य। 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि रूस से लिए है भारत में। फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो कि अनुच्छेद 51 के ए में है, और आपका भाग 4 का ए और 51 अनुच्छेद 51 का क में क्या है आपका, क्या है साथियों? मौलिक कर्तव्य है। तो उनको भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही भारत में जोड़ा गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत में ली गई है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है 44वां संविधान संशोधन। भाई 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि जो पहले मौलिक अधिकार होते थे, तो मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया? एक मौलिक अधिकार हटा दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। क्या किया भाई? जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, इसके तहत क्या किया जाता है? तो इसके तहत जो है, जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, जो आर्टिकल 31 में हुआ करता था, उसको 300 के 1 में डाल दिया जाता है, और उसको कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया जाता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बोला है कि जो भारत में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये बोला है अनुच्छेद 21 के ए में। साथियों, वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत ये बोला गया है? तो वो है आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है वो क्या किया गया था भाई? आपको याद रखना है, 21 का ए भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को सही क्रम चुनिए। भाई सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स
एज रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जो आपकी संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको संविधान का परिचय और संविधान की कुंजी कहा जाता है, अगर इसकी बात करें साथियों तो आपको पता होना चाहिए संविधान की जो प्रस्तावना में लिखे गए जो शब्द है उसमें सही है इसका सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये इस प्रकार से यहाँ पे शब्द जो है ये लिखे गए हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। 33 का बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन साथियों क्वेश्चन ये पूछेगा जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका या प्रियम्बल भी कहा जाता है, ये कहाँ से ली गई है? ये क्वेश्चन पटवारी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना हमारे देश के संविधान में ली गई है वो यूएसए या अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन साथीगण क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली है? तो प्रस्तावना तो ली थी यूएसए से, लेकिन भाई भाषा कहीं और से ही ली है। तो भाषा कहाँ से ली है? तो साथियों आपको याद रखना है कि जो भाषा जो ली है वो आपके ऑस्ट्रेलिया देश से ली है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछ लिया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में सोशल जस्टिस, दूसरा है आर्थिक न्याय जिसको कहा जाता है इकोनॉमिकल जस्टिस और तीसरा है राजनीतिक न्याय जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारे के सारे जस्टिस आप जरूर याद रखिए। और 5 प्रकार की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है और 5 प्रकार की, ध्यान से सुनना है, 3 प्रकार के न्याय की, 3 प्रकार की जस्टिस की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, साथियों धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द कौन से थे? तो वो थे आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ध्यान से सुनना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान से सुने भाई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत साथियों जोड़े गए थे। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग किस मामले ने बनाया? तो वो मामला था केरल, केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य। कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का मामला है। इसी ने जो है वो संविधान का अंग प्रस्तावना को बनाया था। इस बात को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। और भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान को लचीला प्लस कठोर, बोले लचीला भी है लेकिन कठोर भी है। तो भारत की प्रस्तावना में भारत के संविधान को किस प्रकार से दर्शाया गया है? तो लचीला प्लस कठोर दोनों दर्शाया गया है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र की ओर स्थित है? देखिए क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सारा डेजर्ट है तो अफ्रीका में, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस भाग में है, लोकेटेड कहाँ पर है? देखो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। और अगर बात करें सहारा मरुस्थल की, तो ये विश्व का, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो साथियों इस क्वेश्चन को आपने गलत नहीं करना है कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो कौन सा है। तो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल जो है साथियों वो आपका सहारा मरुस्थल है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर भाई एग्जामिनर पूछता है कि जो सहारा मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे गर्म है, इसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 11 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा सर ये भी समझ गए। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अगर ऑप्शन में सहारा और अंटार्कटिका दोनों होंगे तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल हो जाएगा। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है।
एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो भारत में गाड़ी चलती है थार, इसीलिए भारत में मरुस्थल है थार मरुस्थल। बहुत बार एक दिवसीय परीक्षाओं में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो थार तो सर पता चल गया कि थार मरुस्थल कहाँ पर है, आपका भारत और पाकिस्तान में है। और अगर बात करूँ मैं, एक बात और क्वेश्चन बनती है थार मरुस्थल से कि जो थार मरुस्थल है ना वो कहाँ पर है, तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया में है। और ये दक्षिण एशिया जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का दक्षिण वाला एरिया, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर को टफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया था कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका थार मरुस्थल है साथियों। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड होता है, तो थार आपका गर्म मरुस्थल है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन में बोल रहा था टकला माकन, तो टकला माकन मरुस्थल आपका चीन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आपका गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन में है। और ये गोबी मरुस्थल दो कुबड़ वाले ऊँट के लिए बहुत फेमस है। उसी प्रकार आपका कराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।